हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। तो ये इसे शुरू करते हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट को। ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 दे रखा, मगर ये लागू हुआ था 2008 में। इसे रिप्लेस किया गया था 1861 वाले पुलिस एक्ट ने। सेक्शन 1 में इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड बता रखा है। इसका नाम होगा उत्तराखंड पुलिस एक्ट। पूरे यूके में लागू होगा एक्सेप्ट रेवेन्यू पुलिस एरिया। 2 जनवरी को इनेक्टमेंट है, 4 जनवरी को पास किया गया। सेक्शन 2B में कैटल दे रखा है। कैटल में काऊ, बफेलो, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, शीप, गोट सब दे रखे हैं। स्वाइन एक्सेप्ट डॉग। डॉग नहीं दे रखा, तो हमें डॉग याद रखना होगा। 2G में आता है डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प में बता रखा है कि जो भी पर्सन डोमेस्टिक काम करे कोई भी रेम्यूरेशन के लिए, तो वो डोमेस्टिक हेल्प मानी जाएगी। 2H में इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है वेजिंग आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2J में दे रखा है मिलिटेंट एक्टिविटी। मिलिटेंट एक्टिविटी वो एक्टिविटी बताई गई है जो कि वायलेंट हो और एक्सप्लोसिव और फायर आर्म का उसमें यूज़ किया गया हो। 2K में बताया गया मॉरल टर्पिट्यूड। 2N में पुलिस डिस्ट्रिक्ट। 2P में पुलिस ऑफिसर। 2Y में सबऑर्डिनेट रैंक बताई गई है। सबऑर्डिनेट रैंक में बिलो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होगा। DSP से नीचे कोई नहीं होगा। जो DSP से नीचे होंगे वो सबऑर्डिनेट रैंक होंगे। 2Z में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बता रखा है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होगा। 2ZA, 2ZB और 2ZC ये 2018 के अमेंडमेंट से आए हैं। तो 2ZA है टेररिस्ट एक्टिविटी, जो कि वायलेंट एक्टिविटी है यूजिंग फायर आर्म एक्सप्लोजिव टू ओवरवॉ गवर्नमेंट। तो इसमें बताया गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटी वो वायलेंट एक्टिविटी होंगी जिसमें फायर आर्म और एक्सप्लोजिव यूज़ होंगे और गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने के लिए उसे यूज़ किया जाएगा। 2B में हमें विक्टिम बता रखा है। ZB में हमें विक्टिम बता रखा है और ZC में हमें विटनेस बता रखा है। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स। इसमें बता रखा है कि DGP के पास ओवरऑल कंट्रोल होगा डायरेक्टर जनरल के पास। सेक्शन 4 में पुलिस रेंज बता रखी है। पुलिस रेंज जो होंगी एक स्टेट में एक से ज़्यादा भी हो सकती है। उत्तराखंड में 11 पुलिस रेंज है। पुलिस रेंज का एडमिनिस्ट्रेशन DIG के पास होगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पास होगा। सेक्शन 5 में पुलिस डिस्ट्रिक्ट बता रखा है कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट में कितने होंगे, तो कितने भी हो सकते हैं। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन SP के पास होगा अंडर जनरल कोऑर्डिनेशन ऑफ DM। सेक्शन 6 में हमें बता रखा है स्पेशल सेल। स्पेशल क्राइम के लिए स्पेशल सेल एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। सेक्शन 7 में पुलिस स्टेशन बता रखा है कि एक सर्कल में कम से कम 2 पुलिस स्टेशन होंगे और जो कि सब इंस्पेक्टर द्वारा हेडेड होगा। सेक्शन 8 में हमें बता रखा है रिवेन्यू पुलिस एरिया, जो कि एक्ट वहाँ पे लागू नहीं होता। सेक्शन 9 में हमें रेलवे पुलिस बता रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा पुलिस स्टेशन बना सकती है अंडर द कंट्रोल ऑफ SP। और स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट को एक से ज़्यादा सर्कल में डिवाइड कर सकती है और एक सर्कल का हेड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट होगा। 10 में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बताया। 11 में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। 12 में स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स। 13 में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट आर्म्ड पुलिस यूनिट बना सकती है ईच पुलिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आर्म्ड पुलिस यूनिट बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। 14 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर, तो SP स्पेशल सर्कमस्टांस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है कंसल्टेशन विद DM की कंसल्टेशन के बाद वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। 15 में बताया पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट DGP की कंसल्टेशन के बाद एक तो ट्रेनिंग कम एजुकेशन पॉलिसी पास करेगी
और स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करवाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में। सेक्शन 18 में हमें बता रखा है कि लीगल और फाइनेंशियल एडवाइज़र एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जो कि डीजीपी को असिस्ट करेगा लीगल और फाइनेंशियल मैटर पर। चैप्टर 3 एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ओवरऑल पुलिस फोर्स का सारे मैटर पे सुपरिटेंडेंस होता है। 20 में बताया गया है कि डीजीपी कौन होता है, डीजीपी के भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्या होती हैं। तो डीजीपी के पास भी ओवरऑल कंट्रोल, डायरेक्शन और सुपरविजन होता है। अशोक कुमार प्रेजेंट के डीजीपी हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है डीजीपी को रिमूव कर सकती है कन्विक्शन ऑफ चार्जेस पे, कि चार्ज अगर किसी डीजीपी के ऊपर करप्शन या मोरल टर्पिट्यूड के चार्ज लग जाते हैं तो उसे हटाया जा सकता है। इनकेपेबल टू परफॉर्म है, प्रमोशन या ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हिज ओन रिक्वेस्ट, ग्रोस इनसफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंस। सेक्शन 21 में एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है कि डीजीपी कैन मेक रूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन और एक्सेट्रा। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाली पावर होती हैं, जितनी भी होती हैं, ओवरऑल कंट्रोल होता है वो डीजीपी के पास होता है। फिर 22 में हमें डिसिप्लिनरी एक्शन बताया रखा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, कि कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 25 में दिए हुए जो कार्य है वो करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। फिर 23 में हमें बता रखा है कि डिसिप्लिनरी पेनल्टी क्या होती है। डिसिप्लिनरी पेनल्टी जो सुप्रीम एसपी दे सकता है वो है रिडक्शन इन रैंक, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल, रिडक्शन इन सैलरी, विद होल्ड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट रोक सकता है, प्रमोशन रोक सकता है, उसका कंपलसरी रिटायरमेंट करवा सकता है, उसकी रैंक घटा सकता है। ठीक है। अब 25 में हमें बताया गया कि डिसिप्लिनरी एक्शन कब लिया जा सकता है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इन टाइम पे लिया जा सकता है जो ये बता रखे हैं। इन सब पॉइंटों पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है किसी के भी खिलाफ। तो उसमें है डिसोबीडियंस टू लॉफुल ऑर्डर, कि लॉफुल ऑर्डर के डिसोबीडियंस करना, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से नेगलेक्ट करना, ऑपरेसिव कंडक्ट, कोई ऑपरेसिव कंडक्ट दिखाना, अपने साथ के पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट करना, मतलब अनऑथराइज एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, बिना छुट्टी मांगे, बिना लीव मांगे गायब हो जाना ड्यूटी पे से। एक्ट ऑफ कावर्डाइज, मतलब कावर्डाइज का एक्ट करना, भाग जाना। अगर मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा है वहाँ से भाग गया डर के मारे तो ये इसमें भी उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मिसयूज़ ऑफ राइट, अपने राइट का मिसयूज़ करना, या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि वो पुलिस ऑफिसर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। 27 में एडमिनिस्ट्रेशन इन रेलवे एरिया बताया कि रेलवे एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो डीआईजी को अपॉइंट किया जाएगा टू असिस्ट डीजीपी इन रेलवे एरिया, पुलिस डिस्ट्रिक्ट इन रेलवे एरिया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एसपी के पास होगा रेलवे एरिया का। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का 1 साल होगा, और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन सर्कल एसपी या डीआईजी इन सब का 2 साल का होगा टर्म ऑफ ऑफिस। और ये इससे पहले भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। किन किन ग्राउंड्स पे, वो ग्राउंड्स ये हैं, ये 8 ग्राउंड्स जो दे रखे हैं, इन ग्राउंड्स पे कैन भी ट्रांसफ़र हो सकता है वो। तो इसे देखते हैं कि प्रमोशन टू हायर पोस्ट, अगर हायर पोस्ट पे प्रमोशन हो गया, गिल्ट प्रूव करा गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए उसके खिलाफ, तो उसे हटाया जा सकता है। इनकेपेबल हो गया अगर फिलिंग अप वैकेंसी, अगर वैकेंसी फिल हो गई है उसकी ऑन रिक्वेस्ट पे भी उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अगर
वो ग्रोस इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस दिखाता है तो भी उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चैप्टर 4 में आता है स्टेट पुलिस बोर्ड। सेक्शन 29 में दे रखा है स्टेट पुलिस बोर्ड। 30 में इसका कंपोजिशन दे रखा है कि स्टेट पुलिस बोर्ड में कौन कौन होगा। तो होम मिनिस्टर तो इसका चेयरमैन होगा स्टेट पुलिस बोर्ड का। सेकंड आएगा इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का लीडर होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, डीजीपी होगा, एडीजीपी होगा और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे। अब 2 इंडिपेंडेंट मेंबर को सिलेक्शन पैनल द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन पैनल दे रखा है हमें 31 में। सिलेक्शन पैनल में 4 लोग होंगे। सिलेक्शन पैनल में ये 4 लोग होंगे, जिसमें कि सीएम होगा पहला, दूसरा स्पीकर, तीसरा होम मिनिस्टर, चौथा लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब इसकी डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर की। तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी अगर वो सिटीज़न नहीं है, कन्विक्टेड हो चुका है, करप्शन के चार्ज लगे हैं, कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करता है या फिर अनसाउंड माइंड का है, तो उसके खिलाफ ये हो सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर जो है 2 साल के लिए अपॉइंट होगा। 2 साल के लिए अपॉइंट होगा, सिटिंग फी और ट्रांसपोर्ट के लिए एलिजिबल होगा और एक ही टर्म के लिए वो चुना जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें रिमूव भी कर सकती है। रिमूव कैसे करेगी वो इन 5 पॉइंटों में बता रखा है कि रिमूव वो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट मेंबर को रिमूव कर सकती है अगर वो इनकॉम्पिटेंस प्रूव हो जाता है, मिसबिहेवियर प्रूव होता है, फेलियर टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता, मेंटल इलनेस है, या फिर सिलेक्शन पैनल के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फंक्शन क्या होंगे। तो फंक्शन होंगे इसके, पहला फंक्शन है एडवाइस। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए और इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस के लिए। और भी फंक्शन है इसके, मगर सब में इसका काम है सजेस्ट करना या एडवाइस करना। किसके लिए? एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के लिए, वो और जो कि होगी परफॉर्मेंस के लिए, पुलिस परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि स्टेट बोर्ड जो है एक एनुअल रिपोर्ट देगी। स्टेट बोर्ड जो है एक एनुअल रिपोर्ट देगी। किसे देगी वो? एनुअल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर देगी, और ईच ईयर के एंड में जो रिपोर्ट देगी उसमें परफॉर्मेंस के बारे में वो बताएगी, ऑन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, पुलिस फिर आ जाती है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी। तो 38 में पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी है, जिसमें कि बता रखा है कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, उसमें डीजीपी जो होंगे उसके चेयरमैन होंगे और 2 अदर सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर जो होंगे वो होंगे। ठीक है, इसके फंक्शन बता रखे हैं, प्रोसीजर देना फॉर सिलेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन, एनालाइज एंड रिड्रेस द ग्रीवियंस। ठीक है, इसके ये फंक्शन बता रखे हैं, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के ये फंक्शन बता रखे हैं। ठीक है, अब ये एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो भी हमने पढ़ा है उसका चार्ट है, अगर आप चाहें तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है सब वही। और नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 5 फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस। तो इसमें बता रखा फंक्शन और ड्यूटी चैप्टर 5 में। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 39 में दे रखा है एनफोर्स द लॉ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और एसेट्रा, या फिर एफआईआर, अगर एफआईआर फाइल करनी चाहिए उसे, और पुलिस ऑफिसर के बहुत जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो सब ड्यूटीज़ इसमें दे रखी हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर पुलिसिंग।
सेक्शन 50 में बता रखा है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर पुलिसिंग भी होगी कि स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट जो होगी क्रिएट करेगी स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ठीक है, हेडेड बाय सब इंस्पेक्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है को क्रिएट कर सकती है जो कि सब इंस्पेक्टर द्वारा हेडेड होगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में ऑथराइज, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो ऑथराइज कर सकता है कि बैरियर लगा सकते हैं रोड पे या कोई अदर स्ट्रक्चर लगा सकते हैं रोड पे फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और किसी भी व्हीकल को चेक करवा सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसमें एक और दे रखा है कि जो डीएसपी होगा वो रेगुलेट करा सकता है वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, ठीक है, जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, कॉजिंग न्यूसेंस। अब इसमें एक और बता रखा है कि जितने भी स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ऑर्डर मिलेंगे या परमिशन मिलेंगे वो डीजीपी द्वारा मिलेंगे। तो डीजीपी ही सारे ऑर्डर और सारे परमिशन स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को देगी, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं सेक्शन 85 में। सेक्शन 85 में क्या है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये सारे कंडक्ट करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो पहले एक कंडक्ट पढ़ लेते हैं कि अगर वो वायलेशन कर रहा है, अपनी ड्यूटी से भाग गया है, एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, एंगेज है किसी और एम्प्लॉयमेंट में, कावर्डाइज के लिए गिल्टी है, एफआईआर नहीं भरता है या इंटॉक्सिकेटेड पाया जाता है, तो उसको 3 मंथ की सैलरी और 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और जो इसे सज़ा देंगे वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी देगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस पुलिस ऑफिसर को सज़ा देगी इन कंसल्टेशन विद डीएसपी, ठीक है। सेक्शन 84 में बता रखा है कि अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो 6 महीने की सज़ा और 5,000 रुपये का फ़ाइन होगा, ठीक है। 81 में बता रखा है कि कमिट्स ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, कौन कौन सा कोई ऑफेंस कमिट करता है, इंटॉक्सिकेटेड और नशे में है, कोई रूमर फैला रहा है या फिर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर नशे में पाया जाता है, रूमर फैलाया हुआ पाया जाता है या न्यूसेंस क्रिएट करता हुआ पाया जाता है तो उसे कोई भी पुलिस ऑफिसर पकड़ सकता है, टेक इनटू कस्टडी विदाउट वारंट। तो विदाउट वारंट उसे कस्टडी में ले सकता है और फिर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। चैप्टर 8 में हमें बता रखा अथॉरिटी। इसमें बता रखा हमें स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी। इसमें बता रखे हैं स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट लेवल पे 5 मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। आओ पढ़ लेते हैं इसे भी, कौन कौन कैसे कैसे होंगे। तो 5 मेंबर मैक्सिमम होंगे, उसमें एक इंस्पेक्टर जनरल होगा, 4 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर में से एक वुमेन होगी, 4 इंडिपेंडेंट मेंबर में से एक वुमेन होगी। ये 4 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, एक वुमेन होगी, एक पर्सन जिसे लॉ की अच्छी नॉलेज हो, गुड नॉलेज ऑफ लॉ हो, और एक इंडिपेंडेंट मेंबर को चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। सेक्शन 66 में हमें बता रखा है कि नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर। तो नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर कैसे, कि वो एलिजिबल नहीं है, मतलब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन
इसमें हमें डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है सेक्शन 66 में। तो सेक्शन 66 में पहली डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन नहीं है, 70 साल से बड़ा है, कोई और पुलिस या मिलिट्री उसमें वो काम कर रहा है, यह पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एम्प्लॉयड है, इलेक्टेड ऑफिस होल्ड करता है, एमएलए है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस होल्ड करता है, कन्विक्टेड हो गया मॉरल टर्पिट्यूड या फिर करप्शन के चार्जेस का, या फिर अनसाउंड माइंड है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा इंडिपेंडेंट मेंबर होने से। ठीक है। शिक्षा सेक्शन 67 में बताया गया टर्म ऑफ ऑफिस। तो इसमें हमें टर्म ऑफ ऑफिस बताया गया है 3 साल का होगा इनका टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल का होगा, उसमें कि वो रिज़ाइन दे सकता है, रिमूव किया जा सकता है और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है। सेक्शन 68 में बताया गया है कि वो कब किन किन सरकमस्टांसेस पे रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें पहला सरकमस्टांस है कि मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, नेगलेक्ट टू परफॉर्म ड्यूटीज। सेक्शन 66 में अभी जो हमने पढ़ा उन सब पे भी हो सकता है, या फिर कहीं बाहर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो उन सब पे भी वो रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। इसमें जो अभी मैंने बताया था कि 64 में तो हमें बता रखा है कंप्लेंट अथॉरिटी के बारे में, पुलिस डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी, जो कि स्टेट लेवल पे होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। स्टेट लेवल में 5 मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 मेंबर होंगे। इसमें एक चेयरपर्सन और 4 अदर मेंबर, इसमें एक चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर। ठीक है। अब 69 में हमें दे रखा है स्टाफ, और 69 में स्टाफ देने के बाद हमें 70 में दे रखे हैं इसके फंक्शन। 70 में हमें इसके फंक्शन दे रखे हैं। तो सेक्शन 70 में पहला फंक्शन है कि अथॉरिटी अपने रूल फ्रेम कर सकती है, अपने रूल बना सकती है, और अथॉरिटी के पास जो भी कंप्लेन आएगी, सेक्शन 71 में जो भी कंप्लेन आएगी अथॉरिटी के पास, वो उसे डीजीपी को फॉरवर्ड करेगी फॉर फर्दर एक्शन के लिए, और एनोनिमस कंप्लेंट के ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है। एनोनिमस कंप्लेंट के ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। अथॉरिटी में इंक्वायर इनटू सीरियस मिसकंडक्ट, और अथॉरिटी के पास पावर दे रखी है कि वो सीरियस मिसकंडक्ट के ऊपर इंक्वायरी ले सकती है। तो सीरियस मिसकंडक्ट हमें फिर ये सब बताए गए हैं कि ये सब सीरियस मिसकंडक्ट में आते हैं। तो पहला है कि अगर डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में, ग्रीवियस हर्ट हुआ, रेप हुआ, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ, या करप्शन हुआ, तो ये सब सीरियस मिसकंडक्ट माने जाएंगे। ठीक है। अथॉरिटी के पास पावर होती है मॉनिटर करने की, किस चीज़ को मॉनिटर करने की, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज मॉनिटर करने के लिए, और वो क्वार्टरली रिपोर्ट के थ्रू इसे ऑब्टेन कर सकता है डीजीपी से। ठीक है। डीजीपी से वो ऑब्टेन कर सकता है इसे। अथॉरिटी के पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट देगी अथॉरिटी स्टेट असेंबली को, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। और एनुअल रिपोर्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस किस बारे में, सीरियस मिसकंडक्ट के बारे में, कि सीरियस मिसकंडक्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ केसेस आए और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन लिया गया। तो ये था हमारा उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।